नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सीएचओ की। चाहे वो किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, सभी जगह सिलेबस कॉमन है और हम जो है कि बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और एक मोटिवेशन रहता है नेक्स्ट क्लास अपलोड करने के लिए। ठीक है, हम रोजाना जो है कि सारी क्लासेस धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं और विदिन 3 मंथ यकीन मानिएगा आप कि बीएससी नर्सिंग का जो सारा सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस मिलेगा, सिस्टम वाइज मिलेगा। और ऐसी प्लेलिस्ट अपन प्रिपेयर करेंगे कि ओबीजी की अलग होगी, सीएचएन की अलग होगी, पीडियाट्रिक की अलग होगी और सभी के बहुत ही गोल्डन की पॉइंट अपन ने मेंशन किए हैं। सारी क्लासेस जो है कि आपको सिस्टमेटिक मिलेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको कि आप एक ऐप के अंदर पढ़ाई कर रहे हो और सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई भी हिडन चार्जेस वहां से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज फॉर ए न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के लिए जो है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, एबनॉर्मल कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 35 से लेकर के 36 सेंटीमीटर या 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 से लेकर के 39 सेंटीग्रेड। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए। अगर एक ने डी डाल दिया है तो आप सभी लगातार डी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप दूसरों का कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे जो है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग होगा और दूसरे के वहां पे अलग होगा। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिए। सीता, दीपेश, चलिए इतना समय नहीं लगना चाहिए, एक क्वेश्चन के लिए इतना समय नहीं लगना चाहिए। फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए कीजिए इसका। देखिए टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए टेम्परेचर की अपन बात कर रहे हैं तो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है न्यूबॉर्न का वो 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर यहाँ पर अगर अपन हाइपोथर्मिया की बात की जाए, अगर यहाँ पर हाइपोथर्मिया की बात की जाए तो हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे, हाइपोथर्मिया बोलेंगे अगर अपन टेम्परेचर बिलो 36.5 डिग्री से नीचे है तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, उसको जो है कि अपन हाइपोथर्मिया के रूप में कंसिडर्ड करेंगे। एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, अगर हाइपरथर्मिया किसको बोलेंगे, अगर मोर देन अगर यहाँ पर लगा दो आगे हाइपरथर्मिया किसको बोलेंगे, अगर मोर देन टेम्परेचर जो है कि 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, उसको जो है कि अपन हाइपरथर्मिया के रूप में कंसिडर्ड करेंगे। ठीक है, आफ्टर बर्थ बेबी में एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसको अपन हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं, हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। और हाइपोथर्मिया को जो है कि साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न। ऑप्शन राइट आंसर पुट अप किया गया था कि हाइपोथर्मिया जो है कि न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर डिजीज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन पुटअप की है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग अ न्यूबॉर्न टेम्परेचर। न्यूबॉर्न में टेम्परेचर लेने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, तो रेक्टल टेम्परेचर जो है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है आफ्टर बर्थ बेबी का टेम्परेचर यदि क्लोजली मॉनिटर क्यों करते हैं, आफ्टर बर्थ जो है कि बेबी का टेम्परेचर क्लोजली मॉनिटर क्यों करते हैं, तो टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए जो है कि न्यूबॉर्न का टेम्परेचर अपन रेगुलरली टाइम पीरियड के अंतराल में अपन जो है कि मॉनिटर करते हैं। ठीक है, प्री मेच्योर बेबी में हाइपोथर्मिया के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों,
क्योंकि उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू की कमी होती है, लेक ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा गया है कि न्यूबॉर्न के अंदर थर्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, न्यूबॉर्न के अंदर थर्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जो है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है कि न्यूबॉर्न के अंदर थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस करना है, कितनी कम करना है, ज्यादा करना है, हाइपो करना है कि हाइपर करना है, ये सारा को सारा काम कौन करता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू करते हैं। और जो प्री मेच्योर बेबी होता है जिसकी डिलीवरी जो है कि 37 वीक्स से पहले हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर डिलीवरी बोलते हैं। और उसके अंदर क्या है कि हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, यदि न्यूबॉर्न हाइपोथर्मिया के साइन शो करता है, यदि न्यूबॉर्न जो है कि हाइपोथर्मिया के साइन शो करता है, नॉर्सेट सेकंड में पूछा गया एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर उठा के देख लीजिएगा कि यदि न्यूबॉर्न जो है कि हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स शो करता है तो व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, इमीडिएट कीप द बेबी अंडर द रेडिएंट वार्मर, बेबी को जो है कि रेडिएंट वार्मर के अंदर रखेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे एमसीक्यू जो है कि सीएचओ के अंदर तो आएंगे नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो। देखो, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, जहां पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदस्थ होता है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो है कि डिलीवरी पॉइंट के रूप में चेंज कर दिया गया है, हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिलीवरी पॉइंट बना दिया गया है। तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि एग्जाम जो होगा अब सीएचओ के वर्क बेस के आधारित होगा, न कि दूसरा। ठीक है, तो सीएचओ में वही क्वेश्चन पुट अप करेंगे वो जो कि वहां पे प्रायोरिटी ज्यादा उनको, जो वो भी वर्क कर रहे हैं। तो अभी सभी सेंटर को जो है कि डिलीवरी पॉइंट बना दिया गया है, तो ऐसे एमसीक्यू पुट अप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे मेंशन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर पुट अप की है कि साइन ऑफ हाइपरथर्मिया इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर हाइपरथर्मिया के साइन क्या होंगे, अरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टच करने पर उसकी जो स्किन है वो वार्म होगी, स्किन दैट इज हॉट टू वार्म, जब स्किन को टच करेंगे तो कैसी नजर आएगी, वार्म नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन टर्म न्यूबॉर्न। जो टर्म न्यूबॉर्न होता है, जो टर्म न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर नॉर्मल रेंज कितनी होती है ब्लड प्रेशर की। ऑप्शन नंबर ए है 50/70, ऑप्शन नंबर बी है 60/40, या ऑप्शन नंबर सी है 70/90, या ऑप्शन नंबर डी है 80/100 mm ऑफ Hg। बताइएगा, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। वाह यार, इस बार करेक्ट आंसर पुट किया है सभी ने। क्वेश्चन देखते ही ऐसे ही अपने माइंड में जो है कि आंसर छप जाना चाहिए। यस, वाह गजब, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आप लोगों ने एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया है। हाँ देखो, आप लोग कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप इनफ्लेक्स नर्सिंग अकेडमी ही ज्वाइन करो, आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, आप हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको शाम को जो है कि एनफ्लेक्स नर्सिंग अकेडमी की एमसीक्यू क्लास जरूर देखनी है। इसके क्या फायदे हैं, देखो, एनफ्लेक्स नर्सिंग अकेडमी जो है कि एकदम सिंपल नर्सिंग अकेडमी है, जहां पे क्रिटिकल से क्रिटिकल लाइन भी सिंपल तरीके से आपको पेश कर दी जाती है। ठीक है, एनफ्लेक्स नर्सिंग अकेडमी के नाम से एक नोटबुक बनाइएगा, उसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये मत पुटअप कीजिए, नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप मत कीजिए। नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है कि जो मैंने रेशनल आप लोगों के लिए बनाए हैं वो रेशनल एज इट इज गोल्डन की पॉइंट के रूप में वहां पे छाप देना है। अब गोल्डन की पॉइंट के रूप में आप वहां पे छापोगे तो सुबह उठ के सबसे पहले उसको रिवीजन कर देना है, क्योंकि यहाँ पे रेशनल आपको बहुत ही इजी वे में समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका रेशनल देखिएगा कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन टर्म बेबी। देखिए, ब्लड प्रेशर की अपन बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 60/40 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है टर्म बेबी के अंदर होता है। किसके अंदर, जो टर्म बेबी होता है उसके अंदर जो है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है 60/40 mm ऑफ Hg का होता है। ठीक है, मैंने लाइन पुट की यहाँ पे कि कॉमन कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या क्या होता है। तो 3 प्रकार के जो कॉज होते हैं मोस्ट कॉमनली माने जाते हैं, सेप्सिस हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया कंजेनिटल डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट, और तीसरा जो है कि डिहाइड्रेशन।
ये तीनों जो होते हैं मोस्ट कॉमन कोज होते हैं हाइपोटेंशन के न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है। जो टर्म बेबी होता है उसके मतलब जो हाइपोटेंशन की जो कंडीशन देखने को मिलती है न्यूबॉर्न के अंदर, उसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है, एक तो होता है सेप्सिस, दूसरा होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एंड तीसरा होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। मैंने एक इंपोर्टेंट लाइन यहाँ पर पुटअप की है, मैंने एक इंपोर्टेंट लाइन यहाँ पर पुटअप की है कि यदि बीपी कप टू लार्ज या टू स्मॉल है, यदि बीपी कप जो है कि हैंड के सरकमफेरेंस से या तो टू लार्ज है, ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है, तो फॉल्स रीडिंग आएगी। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पुटअप किया है कि यदि बीपी कप टू लार्ज है या टू स्मॉल है तो फॉल्स रीडिंग आएगी, ठीक है। कंजेनाइटल रीनल और कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज न्यूबॉर्न में हाइपरटेंशन का मेन कॉज होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन न्यूबॉर्न, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन न्यूबॉर्न, तो वहां पे ऑप्शन था कंजेनाइटल रीनल और कार्डियक एब्नॉर्मलिटी, दोनों राइट आंसर है, ठीक है, दोनों राइट आंसर है। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर दोनों में से एक ही आंसर पुट करेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is the most common cause of stillbirth worldwide? देश और दुनिया में स्टिल बर्थ का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेसेंटा एब्रप्शिया, या इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, फीटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, या मेटरनल हाइपरटेंशन। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। इस बार सभी ने जो है कि क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, ऑप्शन भी नहीं पढ़े, देर दनादन ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी ए और बी तो गायब ही हो गया। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, धैर्यपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। देखिए, सबसे पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे काफी बार एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि स्टिल बर्थ क्या होता है, अबॉर्शन क्या होता है ना, लाइव बर्थ क्या होता है। तो एक बार वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन जो है कि मोस्ट कॉमन कोज होता है स्टिल बर्थ का, ठीक है। इसका थोड़ा रेशनल देख लीजिए आप लोग। देखिए लाइव बर्थ क्या होता है, लाइव बर्थ क्या होता है, बेबी मदर से सेपरेट होने के बाद लाइव एविडेंस शो करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, तो उसको अपन लाइव बर्थ बोलेंगे। अब बात आती है स्टिल बर्थ की, जिसका अपन ने क्वेश्चन पुटअप किया है। तो देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वायबिलिटी पीरियड कितना, 22 वीक्स। लेटेस्ट गाइडलाइन पढ़ेंगे अपन, लेटेस्ट गाइडलाइन, पहले की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 20 वीक्स था, और जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है 22 वीक्स। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वायबिलिटी पीरियड यानी कि 22 वीक्स कंप्लीट करने के बाद, है ना, लाइव एविडेंस प्रेजेंट नहीं है, लाइव एविडेंस प्रेजेंस नहीं है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, या हार्ट रेट होगी। देखो हार्ट रेट और ये प्रेजेंट नहीं है, यानी कि लाइव एविडेंस प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको अपन स्टिल बर्थ बोलेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पुटअप की है कि आफ्टर 22 वीक्स वेट मोर देन 500 ग्राम्स, वेट मोर देन 500 ग्राम्स बेबी डेड इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है वर्ल्ड वाइड, देश और दुनिया की बात करें तो जो है कि इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन जो है कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रेशर फॉर सक्शनिंग इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर अपन जब सक्शन करते हैं तो उसका प्रेशर पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि न्यूबॉर्न के अंदर सक्शन प्रेशर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है 80 से लेकर के 100 mm ऑफ एचजी, या 60 से लेकर के 80, या 40 से लेकर के 60, या 100 से लेकर के 120। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। नहीं, डी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ नजदीक जा रहे हैं आप। इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। 60 से लेकर के 80 mm ऑफ एच जो है कि न्यूबॉर्न के अंदर सक्शन प्रेशर माना गया है कि इतना प्रेशर रखेंगे अपन तभी सक्शन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा
ये अपन जो है कि एयरवे क्लियरेंस करते हैं, सक्शन के द्वारा अपन क्या करते हैं, एयरवे क्लियरेंस करते हैं या मेंटेन ऑफ एयरवे, या तो एयरवे को मेंटेन करते हैं, एयरवे को मेंटेन करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, सक्शन करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सक्शन का प्रेशर कितना रखना है। देखिए आफ्टर बर्थ एक्सपायरेशन के चांस होते हैं, आफ्टर बर्थ जो है कि निगलने का चांस होते हैं, तो इसी कारण से अपन एयरवे को मेंटेन करके रखते हैं। पोजीशन कौन सी देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन कौन सी देंगे, तो हेड लो पोजीशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, हेड लो पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। एमसीक्यू पहले 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। अपन बात करते हैं सक्शन की, तो देखो ये क्वेश्चन जो है कि अभी लेटेस्ट नोटसेट का एग्जाम पेपर उठा के देखना, उसमें पूछा गया है नोट लेटेस्ट पेपर में कि पहले किसका करेंगे, पहले माउथ का करेंगे, सक्शन पहले माउथ का करेंगे और उसके बाद फिर नोज का करेंगे, ठीक है। डीएसएसबी और एम्स दोनों के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। न्यूबॉर्न के अंदर सक्शन प्रेशर कितना रहेगा, तो 60 से लेकर के 80 mmHg जो है कि न्यूबॉर्न के अंदर रहेगा। अब न्यूबॉर्न से बड़ा कौन है, चाइल्ड, तो चाइल्ड में भाई 80 से लेकर के 100 चाइल्ड के अंदर ले लो और एडल्ट के अंदर 100 से लेकर के 120 ले लो। तो सक्शन प्रेशर को याद रखने का ट्रिक देखो, सबसे पहले न्यूबॉर्न आया, उसके बाद चाइल्ड, उसके बाद एडल्ट। तो न्यूबॉर्न के अंदर जो है कि 60 से लेकर के 80 और चाइल्ड के अंदर जो है कि 80 से लेकर के 100 और एडल्ट के अंदर जो है कि 100 से लेकर के 120, ठीक है। सीक्वेंस में इसको याद रखिएगा। सक्शन कैथेटर के साइज की बात करें अगर अपन, अगर इसके साइज की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर जो है कि 8 से 10 फ्रेंच और चिल्ड्रंस के अंदर जो है कि 10 से 12 फ्रेंच और एडल्ट के अंदर जो है कि 12 से लेकर के 14 फ्रेंच। इसमें भी एज इट इज सीक्वेंस से आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, इसके अंदर एक चीज और देख लीजिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पहले कि सक्शन का ड्यूरेशन जो होगा वो कितना होगा, 10 सेकंड का होगा। सक्शन का जो ड्यूरेशन होगा वो 10 सेकंड का होगा और एम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। सक्शन स्टार्ट करने से पहले और सक्शन करने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई ऑक्सीजन थेरेपी क्यों प्रोवाइड की जाती है सक्शन करने के बाद और सक्शन करने से पहले, तो हमेशा जो है कि ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी आफ्टर डन सक्शन, सक्शन करने के जस्ट बाद नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। ड्यूरिंग सक्शन, सक्शन करते समय कैथेटर इंसर्शन मशीन शुड बी ऑफ। जब आप सक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे क्या करेंगे, जब इंसर्शन कर रहे हैं अपन, जब सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, मशीन को ऑफ रखेंगे और ड्यूरिंग रिमूवल, ड्यूरिंग रिमूवल क्या करेंगे, मशीन को अपन ऑन रखेंगे, ठीक है। ये दोनों मेन है, याद रखिएगा। आफ्टर सक्शन, सक्शन के जस्ट बाद कर क्या करेंगे अपन, टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे टू इनिशिएट रेस्पिरेशन। पीठ के पीछे थोड़ा थपथपाएंगे, थपथपाने से क्या होगा, उसका रेस्पिरेशन जो है कि इनिशियली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होता है, इफ यदि रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में अपन अभी देखेंगे एमसीक्यू के बारे में, उसके बाद जो है कि इसका रेशनल स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि which of the following is the most common clinical sign of respiratory distress syndrome इन न्यूनेट। न्यूनेट के अंदर जो है कि आरडीएस आपने सुना होगा, आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है साइनोसिस एंड फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स, या बी होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, या सी होगा एक्सेसिव वोमिटिंग, या डी होगा हाई पिच क्राइंग। देखिए फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। सुशांत आपने थोड़ा नजदीक है आप, लेकिन थोड़ा पढ़ने की जरूरत है आपको कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन का इससे कहीं तक दूर से दूर तक नाता नहीं है, फिर भी आप ऐसा एमसीक्यू पुटअप कर रहे हैं। शायद आपको ऐसी क्लास नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आप अभी सीएचओ के लायक नहीं है। आपके फालतू 10 से 12 कमेंट आ गए, मैं इनको डिलीट करके इनको ब्लॉक कर दूं, इनको ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे स्टूडेंट की अपन को आवश्यकता नहीं है जो अननेसेसरी कमेंट करें, पढ़ाई पर कम ध्यान दें। ऐसे स्टूडेंट की अपन को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ब्लॉक कर दो इनको। अब आप लॉगिन करते रहिएगा दूसरे यूट्यूब चैनल से, दूसरी ईमेल आईडी लगाइएगा फिर लॉगिन करिएगा, ठीक है। देखिए साइनोसिस एंड फ्लोरिंग इसका जो है कि राइट आंसर होगा
इस साइनोसिस की और एक नेजल फ्लेयरिंग की कंडीशन देखनी, जो उसके नोस्ट्रिल्स होते हैं ना वो थोड़े चौड़े हो जाएंगे, उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, नेजल फ्लेयरिंग होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो नेजल फ्लेयरिंग और साइनोसिस की स्थिति देखने को मिलती है। इसका थोड़ा एक्सटर्नल देख लीजिएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है, इसके 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं इसके 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला आता है नेजल फ्लेयरिंग, तो ये मोस्ट कॉमन होता है। कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग। दूसरा चेस्ट रिस्ट्रक्शन, इसमें क्या होगा, जो चेस्ट होगा उसका अपोजिट मूवमेंट ऑफ स्टर्नम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब अपन सांस लेंगे तो स्टर्नम का जो है कि अपोजिट मूवमेंट होगा। तीसरा क्या होगा, ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब आप सांस छोड़ोगे उस समय आपको क्या है कि ग्रंटिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक है, समय का अभाव होने के कारण आज की जो है कि क्लास यहीं पे स्टॉप की जाती है। अपन सुबह जल्दी मिलेंगे और कल से जो है कि सारी क्लासेस अपनी कंटिन्यू रहेगी, है ना। हाँ, ओबीजी भी स्टार्ट कर दी गई है। सीएचएन कौन पढ़ाएगा, देखो सीएचएन भी नहीं पढ़ाऊंगा, ओबीजी नहीं पढ़ाऊंगा, पीडीएफ नहीं पढ़ाऊंगा, एमएसएन भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारी क्लासेस जो है कि मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। बस 2 टीचर और हैं, वो उनका भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू।